लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण के मतदान का समय समाप्त। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान था और इसका समय था। प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग हुई है। ईवीएम में देखिए अब प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कैद हो गई है। तो देखिए प्रदेश की 12 सीटों पर पहले चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है। अब इंतजार है दूसरे चरण के मतदान का जो 26 अप्रैल को होना है 13 सीटों पर। और अब देखना होगा क्योंकि देखिए पहले चरण के लिए जितनी भी ताकत प्रत्याशियों को झोंकनी थी वो झोंक चुके हैं। और अब 4 जून का वो दिन जब परिणाम आएगा सामने और पता चलेगा जब वो पेटी खुलेगी कि आखिर उस पेटी में किसका नाम है, कौन प्रत्याशी का जो है किस्मत का ताला खुलता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग हुई। प्रदेश में हुई 56.32% वोटिंग। 114 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई है कैद। करौली धौलपुर में हुई है सबसे कम वोटिंग। गंगानगर में हुई सबसे अधिक वोटिंग। अलवर की बात करें तो 56.63% मतदान हुआ। भरतपुर की बात करें तो 52.69% मतदान हुआ। बीकानेर की बात करें तो 53.79% और चूरू में 62.98%, दौसा में 50.44%, गंगानगर में 65.07%, जयपुर में 61.88% मतदान, जयपुर ग्रामीण में 56.58% मतदान हुआ। झुंझुनू में 50.25% मतदान, करौली धौलपुर में 49.29% मतदान हुआ। और सुनील लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुनील, क्योंकि जो वोट परसेंटेज की हम इससे पहले भी डिबेट में काफी बातचीत कर रहे थे और देखा गया कि जो 52% की जो वोटिंग परसेंटेज इस बार आई है वो पिछले बार की 2019 में 66% जो फीसद था वो उससे कम आई है। अब इसमें कहीं ना कहीं जनता का रोष भी देखा जा रहा है कि जनता ने बहिष्कार भी किया है। कईयों ने तो वोट ही नहीं दिए। कुछ मुद्दों की वजह से यहाँ पर कई लोगों ने वोट नहीं दिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सोनल, पहले चरण का मतदान है। खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। छुटपुट घटनाओं के अलावा हर जगह जो मतदान है वो शांतिपूर्ण हुआ है। हालांकि मतदान प्रतिशत है पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम रहा है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, जिसमें एक तो जो कई जगह चुनाव बहिष्कार की भी खबरें आई, दूसरी जगह इस बार वोटर्स में उदासीनता देखी गई है। उदासीनता के कारण क्या रहे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। तो कुछ हो सकता है कि चुनाव आयोग को भी कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। और अभी जो तमाम जो आज पहले चरण का मतदान हुआ है 12 जो लोकसभा सीटों पर, उनकी जो तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो किस्मत खुलेगी उनकी कि कौन जीतता है और किसके जो हार हाथ लगती है। लेकिन अभी जो फिलहाल हम जयपुर में मौजूद हैं, राजस्थान कॉलेज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ईवीएम मशीन है जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं। 16 जो विधानसभा है उन विधानसभाओं की ईवीएम मशीनें तमाम जो मतकर्मी हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं। और अभी जो जयपुर शहर की बात करें तो जो राजस्थान कॉलेज है यहाँ पर ईवीएम मशीनें जमा करवाई जा रही हैं। और जो जयपुर रूरल है उसकी जो तमाम जो 8 विधानसभा की जो ईवीएम मशीनें हैं वो कॉमर्स कॉलेज में जमा करवाई जा रही हैं। कड़े जो पुलिस का जो पहरा है उसमें तमाम जो मत पेटियों को यहाँ पर लाया गया है। राजस्थान जो कॉलेज इसके बाहर है और कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाई कि तमाम जो मतकर्मी जो ईवीएम मशीनें हैं वो लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें जो आसपास के जो तमाम जो बूथ हैं उनके जो कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो दूर दराज के जो इलाके हैं वो अभी धीरे धीरे जब काफी देर तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि रात के 11 भी यहाँ पर बज सकते हैं जब तमाम जो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, क्योंकि देरी जयपुर ग्रामीण के जो पोलिंग बूथ थी उनकी ईवीएम जयपुर पहुंचने में लगेगी। तो कहा जा सकता है कि करीब करीब 11 बजे के आसपास जो जयपुर ग्रामीण के दूर दराज के इलाके हैं उनकी ईवीएम मशीन यहाँ पहुंच जाएगी। और राजस्थान जो
कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज जो सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर जमा होगी। बता दें कि जयपुर शहर और ग्रामीण में टोटल 16 विधानसभा क्षेत्र हैं और जयपुर शहर में 8 हैं और जयपुर ग्रामीण में भी 8 हैं। तो इनको जमा करवाया जा रहा है और जब दूसरे चरण का मतदान होगा तब भी जयपुर की जो दोनों ये कॉलेज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, यहाँ पर जो मत पेटियों को जमा करवाया जाएगा। और इसी तरह हर जिला मुख्यालय पर जो चिन्हित की गई जगह है, जो रिजर्व जगह की गई है मत पेटियों को जमा करवाने की, जो कॉलेज एक्वायर किए गए हैं वहां पर ये मत पेटी है, ये जमा होंगी दूसरे चरण के मतदान की भी। और उसके बाद 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो इन्हीं जो कॉलेज जो रिजर्व की गई है यहाँ जो मतगणना की जाएगी। उसके बाद जो मतगणना के बाद जो हम जिक्र कर रहे हैं कि तमाम जो प्रत्याशियों के यहाँ पर किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद हो गई, तो वो उस दिन खुलेगी। और जो वोट प्रतिशत जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कम हुआ है पिछले 2019 की तुलना में, तो उस दिन पता ये भी लगेगा कि वोट प्रतिशत कम हुआ है तो किसको फायदा मिला है और वोटर्स की उदासीनता क्या कह रही है। जी सोनल, पर हम बात दूसरे चरण की भी कर लेते हैं क्योंकि अब जो शोर है वो शुरू हो गया है। आज ही अमित शाह ने रैली करी उदयपुर में। लगातार अब दूसरा चरण भी जो है बेहद ज़रूरी है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें भी कुछ तमाम हॉट सीटें हैं, चाहे फिर वो बाड़मेर हो, बांसवाड़ा हो, भीलवाड़ा हो, ऐसी सीटें जो ज़रूरी है। उसको लेकर क्या लगता है अब आपको कि कांग्रेस की उसके लिए सामने क्या रणनीति हो सकती है और साथ ही बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का तो चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, वहीं कांग्रेस को लेकर क्या लगता है आपको? सोनल, इस जो आज पहले चरण का मतदान हुआ है तो पहले भी बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी तमाम जो कैंपेनिंग है, स्टार प्रचारकों को यहाँ पर उतारा गया है। कई सीट ऐसी हैं जहां अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी बीजेपी, वहां एक से अधिक बार अपने स्टार प्रचारकों को भेजा, रैलियां की, रोड शो निकाले गए। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, लगातार अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर उतारा गया मैदान में और लगातार जो है वो जो कैंपेनिंग होती रही। अब दूसरे चरण की जब आप बात कर रहे हैं तो पहले चरण का मतदान प्रतिशत दूसरे चरण की कैंपेनिंग के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती रहेगी कि अपने अपने जो समर्थक वोटर्स हैं उनको घरों से बाहर निकाला जाए, पोलिंग स्टेशन तक ले जाया जाए और जो मतदान करवाया जाए। तो कहा जा सकता है कि जो पहले चरण का मतदान काफी जो कम प्रतिशत हुआ है, उदासीनता यहां पर वोटर्स में देखी गई है। तो दोनों पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि अगले चरण में जो अपने वोटर्स हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो बूथ मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं जो कार्यकर्ता, उनको एक्टिव किया जाएगा कि किस तरह से जो मतदान प्रतिशत और ज्यादा बढ़ाया जाए, लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए। तो कहा जा सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी भी यहां पर बनाई जा सकती है। कई सीटें हैं जिनका जिक्र कर रहे थे, बाड़मेर, जैसलमेर है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, ऐसी सीटें अभी फंसी हुई है। तो उन सीटों पर दोनों ही पार्टियों की नजर रहेगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती रहेगी। जी अच्छा, साथ ही सुनील, एक बार यहाँ मुद्दों की और बात कर लेते क्योंकि हमने पहले चरण के मुद्दे जाने और समझे, वहीं दूसरे चरण के मुद्दों को जानना भी यहाँ ज़रूरी है क्योंकि दूसरे चरण के भी अपने कुछ खास मुद्दे होंगे, अपनी कुछ खास समस्याएं होंगी। आपको क्या लगता है कि अगर हम उदयपुर की बात करें या बांसवाड़ा की बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नए प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने कुछ कांग्रेस से शामिल हुए प्रत्याशी जो इस बार मैदान में है, क्या लगता है कि क्या कुछ मुख्य कोर मुद्दे होने वाले हैं? और साथ ही जो नए प्रत्याशी अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारी होगी? हाँ बिल्कुल सोनल, देखिए मुद्दों का चुनाव है, मुद्दे बिल्कुल आएंगे। जब जनता सरकार चुनती है तो अपने मुद्दे भी सामने रखती है। और जिन 2 सीटों का ज्यादा जिक्र आप भी कर रही हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर में जो बीजेपी के बागी होकर पहले विधायक बने थे रविंद्र सिंह भाटी, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी एक मुद्दे के पीछे ये जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिसमें कहा बताया जा रहा है कि एक हैंडपंप यानी विकास कार्य को लेकर उनकी बहस हुई थी, उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किए थे। दूसरी तरफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात करें तो वहां पर वो आदिवासी बाहुल्य सीट है। कांग्रेस आखिरी वक्त तक जो गठबंधन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, जो अभी बनी विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टी बनी थी भारत आदिवासी पार्टी, उसके 2 विधायक भी बने थे। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से अपना नॉमिनेशन लोकसभा सीट के लिए भर दिए थे। उसके बाद लास्ट तक जब कांग्रेस वेट करती रही और मतदान जो माफ कीजिएगा जिस दिन नामांकन है उसके आखिरी दिन कांग्रेस ने बीएपी
बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को अपना समर्थन दिया है। तो वहां पर आदिवासियों के अपने अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उनके साथ ये भुनाना चाहती है कि किस तरह से जो आदिवासी हैं उनके साथ रहे, क्योंकि जो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके आदिवासी क्षेत्र के बड़े नेता जो कहे जाते थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो कांग्रेस से विधायक थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने थामा था। उसके बाद आदिवासी गढ़ है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया था। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही थी कि कोई आदिवासी नेता मिले जिसका जनाधार हो और उस जनाधार के नेता के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे। ऐसे में कांग्रेस को जिस तरह से सीकर में जो कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन करके जो कैंडिडेट उतारा था और जो नागौर में हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व है, उसी तरह से जो तीसरा गठबंधन था कांग्रेस का राजस्थान में वो डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर था। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के राजकुमार रोत के साथ हाथ मिलाया था और अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसी तरह का मुद्दा है। अच्छा सुनील, ये भी जानना जरूरी है आपके हिसाब से, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं और आप समझते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दूसरे चरण में आपके हिसाब से कौन सी ऐसी हॉट सीटें हैं जो जहां पे कांटे की टक्कर होने वाली है? बिल्कुल सोनल, देखिए कि जो 2 सीटों का तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और उन 2 सीटों पर पूरे जो देश की सियासत की भी नजर है, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा और जो उससे भी ज्यादा जो हॉट सीट बनी हुई है पूरे राजस्थान में वो है जैसलमेर बाड़मेर। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता जो राजस्थान में काफी ज्यादा चर्चित है, जातीय लिहाज से भी, जातीय समीकरण के आधार पर भी कैलाश चौधरी का हम जिक्र कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी हैं, लगातार 2 बार सांसद भी हैं और इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनके सामने कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की विचारधारा के रविंद्र सिंह भाटी जो पहली बार जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, बीजेपी से बागी होकर विधायक बने थे शिव से, और अभी जो चुनौती बने हुए हैं बीजेपी के लिए, तो वहां पर, और कांग्रेस भी वहां पीछे नहीं है, तो कहा जा सकता है कि क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आरएलपी के जो वरिष्ठ जो नेता रहे हैं, वहां पर उनका भी एक अच्छा खासा जनाधार है। तो उम्मेदाराम बेनीवाल जो काफी चर्चित चेहरा है, हाँ। त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की आपस की जो टक्कर है, क्योंकि एक बागी और एक बीजेपी का कैंडिडेट, तो कहीं हो सकता है कांग्रेस को वहां पर फायदा मिल जाए। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जिक्र हमने कर ही लिया, जोधपुर की बात कर लेते हैं। वहां पर भी जो कद्दावर नेता जो राजस्थान के बड़े जो नेता माने जाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं, तीसरी बार 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में है, बड़ा चेहरा है। और उनके सामने जो करण सिंह उचियारा वो कांग्रेस से अच्छा सुनील, एक बार आखिरी सवाल ये यहाँ पर बात एक बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भी कर लेते हैं और राजकुमार रौत की भी कर लेते हैं, और वो इसलिए क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नेता रहे, हल्के फुल्के नेता नहीं है। अब जब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, कितना फायदा इस सीट पर आप देख रहे मिलता हुआ? क्योंकि जरूर इस सीट पर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी जरूर दिख रही है, लेकिन हम कम उनको भी नहीं मान सकते, राजकुमार रौत को। बिल्कुल सोनल, देखिए कि वो जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं, आदिवासी बाहुल्य में अपना वर्चस्व भी रखते हैं, अपना प्रभाव भी रखते हैं, पार्टी के अलावा भी अपनी जो आदिवासियों में अपनी पैठ रखते हैं। इसी के चलते वहां की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। एक इशारे पे आदिवासी वोट इधर से उधर भी हो जाता है। तो जो बात कर रहे हैं कि ठीक विधानसभा चुनाव में जब वो कांग्रेस के सिंबल पर जीतते हैं और उसके बाद अपने कुछ व्यक्तिगत कारण है या फिर अपने कई सारे जो पार्टी के आपसी फूट है, उसकी वजह से कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पास चले जाते हैं। बीजेपी उनको जो टिकट देती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और उस टिकट के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का जो गढ़ जो अपने आप को कांग्रेस मानती है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब कांग्रेस छोड़ दिए तो कांग्रेस के लिए ये जगह कमजोर हो गई। कांग्रेस के पास महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जिसके दम पर वो आदिवासी बाहुल्य सीट यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा को साध पाए। ना सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात है, आदिवासी नेता उसके आसपास जिसमें उदयपुर चित्तौड़गढ़ के भी कई क्षेत्र ऐसे लगते हैं जो पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र हैं, तो वहां भी बेहद जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि किस तरह से जो समीकरण साधे जाएं। राजकुमार रौत जो दूसरी बार लगातार विधायक बने हैं, क्योंकि इससे पहले बीटीपी पार्टी अब देखना होगा लगातार ये जो पूरा दूसरे चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण की जो सीट को लेकर जो बड़ी बहस होगी वो देखना होगा।
सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा दूसरे चरण में कि आखिर क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ प्रत्याशियों का दमखम देखने को मिलता है।